नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मुजफ्फरपुर सर्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम आपको आज पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन इस किताब को लेकर चलते हैं आप लोगों के साथ, तो अंत तक ज़रूर देखें। ये पहला पेज है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वार्ड में खंड 15 पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर, जन्म 14 अप्रैल 1891, परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956। फिर आप देख सकते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वार्ड में खंड 15। इसके बाद ये देख सकते हैं आप लोग संस्करण जो दिए गए हैं 2000 से 2020 तक। ISBN जो है उसका पुस्तक के आवरण का उपयोग किया गया। मोनोग्राम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव लिटरेट के आभार IBSN जो भी है आप देख सकते हैं इसमें। परामर्श सहयोग हैं डॉक्टर थावर चंद गहलोत, श्री रामदास अठावले, श्री कड़क गुर्जर, रतनलाल कटारिया, श्री आर सुब्रमण्य, सुश्री उपमा श्रीवास्तव अनुवादक हैं जी। संपादक जी हैं तुम्हारे श्री आर सुब्रमण्य। डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद मांझी PhD, निदेशक डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान, प्रणीक्षक। चलो आगे देखते हैं। ये लोगो है आपका, ये हैं इसके सहयोगकर्ता सारे। जी उपमा श्रीवास्तव जी हैं, IAS अपर सचिव। प्रस्तावना अब जी अम्बेडकर जी का लेख है। मैं अन्याय, अत्याचार, आडंबर तथा अनर्थ से घृणा करता हूँ और मेरी घृणा उन सब लोगों के प्रति है जो इन्हें अपनाते हैं। वे दोषी हैं। मैं अपने आलोचकों को यह बताना चाहता हूँ कि मैं इन भावों को अपना वास्तविक अभिलाष व शक्ति मानता हूँ। डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब आती है आपकी हेडिंग लीग की मांगे क्या हैं। पार का सिंध कराची को छोड़कर शामिल होते लिटन का यह भी सुझाव था कि बम्बई में पूरा मध्य प्रांत या उसका एक भाग शामिल किया जाना चाहिए ताकि सिंधु नदी के पार के सिंध की भरपाई हो सके। ये प्रस्ताव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के मंजूर नहीं किए जब लॉर्ड लेस्डाउन वायरस थे 1988 से 1994 तक। तो यही परियोजना अर्थात सिंध को पंजाब में मिलाने का सुझाव अपने मूल रूप में पुनर्जीवित हुआ, परंतु बलूचिस्तान एजेंसी का गठन होने के कारण सिंध एक सीमांत जिला नहीं रहा और उस विचार ने जो अपने मकसद में सामरिक था अपना दावा खो दिया और सिंध पंजाब में शामिल नहीं किया जा सका। यदि अंग्रेजों ने बलूचिस्तान अधिकृत नहीं किया होता और लॉर्ड कर्जन ने पंजाब से उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को अलग करने का विचार नहीं बनाया होता तो बहुत पहले ही पाकिस्तान एक प्रशासनिक इकाई के रूप में सामने आ गया होता है। जहां बंगाल में एक राष्ट्रीय मुस्लिम राज्य के निर्माण के दावे का मामला है, इसमें भी कोई नई बात नहीं है। अनेक लोगों को याद होगा कि 1905 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल और आसाम को इन दो प्रांतों में विभाजित किया था। पूर्वी बंगाल और आसाम जिसकी राजधानी ढाका थी और पश्चिमी बंगाल जिसकी राजधानी कलकत्ता थी। पूर्वी बंगाल और आसाम के नए प्रांत में आसाम शामिल था और बंगाल तथा आसाम के ये पुराने जिले शामिल थे। ढाका, मैमनसिंह, फरीदपुर, बाकरगंज, टिपरा, नोआखली, चटगांव पहाड़ी क्षेत्र, राजशाही, दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, रंगपुर, वोगस, पटना, मालदा, पश्चिम बंगाल में पुराने बंगाल प्रांत के शेष जिले और आसाम के अन्य जिलों के अलावा मध्य प्रांत का संबलपुर जिला पश्चिम बंगाल को दिया गया था। एक प्रांत को दो भागों में बंटवारा जिसे भारतीय इतिहास में बंगाल का विभाग ना कहा जाता है। पूर्वी बंगाल में एक प्रकार से एक मुस्लिम राज्य के गठन का ही प्रयास था क्योंकि पूर्वी बंगाल और आसाम का नया प्रांत आसाम के भागों को छोड़कर एक मुस्लिम बाहुल्य राज्य ही था, किंतु हिंदुओं के प्रबल विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1911 में यह विभाजन रद्द कर दिया क्योंकि वह हिंदुओं के सामने झुक गई और उसने मुसलमानों की इच्छा की
परवाह नहीं की, क्योंकि वे अपनी आवाज़ उठाने के लिहाज से काफ़ी कमज़ोर थे। यदि बंगाल का विभाजन उस समय रद्द नहीं हुआ होता तो पूर्वी बंगाल में मुस्लिम राज एक नई परियोजना नहीं होती, बल्कि वह 39 वर्ष पुराना राज्य हो गया होता। क्या हिंदुस्तान से पाकिस्तान के अलग होने जाने का विचार घातक है? यदि ऐसा है तो मैं उन तथ्यों का स्मरण कराना चाहूँगा जो उन मुद्दों से संगत रखते हैं जो कांग्रेस की नीति के बुनियादी सिद्धांत के अनुरूप हैं। यह स्मरण करना होगा कि श्री गांधी ज्यों ही कांग्रेस पर काबिज हुए, उन्होंने इसे लोकप्रिय बनाने के लिए 2 काम किए। इनमें से पहला था अभिनय अवज्ञा का श्रीगणेश। भारतीय राजनीति में श्री गांधी के पदार्पण से पहले सत्ता प्राप्ति के लिए सक्रिय पक्ष थे कांग्रेस, लिबरल्स उदारवादी और बंगाल के आतंकवादी क्रांतिकारी। कांग्रेस और लिबरल्स का एक ही पार्टी थी और उनके बीच आवाज़ की तरह कोई अंतर नहीं था। अतएव हम निरापद रूप से कह सकते हैं कि भारत में मात्र 2 दल थे, उदारवादी और आतंकवादी। इन दोनों दलों में प्रवेश की शर्त बड़ी कठोर थी। लिबरल उदारवादी पार्टी में प्रवेश की शर्त मात्र शिक्षा ही नहीं अपितु उच्च स्तरीय ज्ञान भी था। अध्ययन की दृष्टि से सुप्रतिष्ठित हुए बिना कोई भी लिबरल पार्टी की सदस्यता लेने की कल्पना नहीं कर सकता था। उस दल में अशिक्षितों को राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने से प्रभावी ढंग से रोका था। आतंकवादियों ने, जहाँ तक भी सोचा जा सकता है, कठोरतम परीक्षा लेने के मार्ग निर्धारित किया था। केवल वही लोग जो उद्देश्य के लिए अपना जीवन ही नहीं प्राण भी समर्पित करने को तैयार होते थे, उनके संगठन के सदस्य बन सकते थे। अतः कोई भी भीरू या पाखंडी आतंकवादी क्रांतिकारी संगठन में प्रवेश नहीं पा सकता था। सविनय अवज्ञा के लिए किसी ज्ञान या अध्ययन की जरूरत नहीं है। इसमें जीवन न्यौछावर करने का ही आह्वान नहीं है। यह उस विशाल बहुमत के लिए एक सरल मध्यम मार्ग है जिसमें कोई विद्वत्ता हासिल नहीं की और यातना की प्रकाष्ठा झेलने को तैयार नहीं, साथ ही देशभक्त होने का पाखंड भी कर सकता है। इस मध्य मार्ग ने कांग्रेस को लिबरल पार्टी की आतंकवादी क्रांतिकारी पार्टी की तुलना में अधिक लोकप्रिय बनाया। श्री गांधी जी ने जो दूसरी बात की वह भाषाई राज्यों के सिद्धांत को लागू करना था। श्री गांधी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में जो संविधान कांग्रेस ने बनाया उसके अंतर्गत भारत को भाषाई आधार पर निम्नलिखित प्रांतों में विभाजित किया गया, जिनके मुख्यालय भी यहाँ उल्लिखित हैं। प्रांत भाषा मुख्यालय: अजमेर मेरवाड़ा हिंदुस्तानी अजमेर, आंध्र तेलुगु मद्रास, आसाम असमी गुवाहाटी, बिहार हिंदुस्तानी पटना, बंगाल बंगाली कलकत्ता, बम्बई नगर मराठी गुजराती बम्बई, दिल्ली हिंदुस्तानी दिल्ली, गुजराती अहमदाबाद, कर्नाटक कन्नड़ धारवाड़, केरल मलयालम कालीकट और महाकौशल हिंदुस्तानी जबलपुर, महाराष्ट्र मराठी पूना, नागपुर मराठी नागपुर, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पुश्तो पेशावर, पंजाब पंजाबी लाहौर, सिंध सिंधी कराची, तमिलनाडु तमिल मद्रास, संयुक्त प्रांत हिंदुस्तानी लखनऊ, उत्कल उड़िया कटक, विदर्भार मराठी अकोला। इस वितरण में क्षेत्र जनसंख्या अथवा राजस्व संबंधी पक्ष पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। प्रांतीय उद्देश्य क्षेत्र के वितरण संबंधी इस योजना में इस विचार को दृष्टिगत नहीं रखा गया। प्रत्येक प्रशासनिक इकाई सभ्य जीवन का न्यूनतम स्तर उपलब्ध कराने और जुटाने में समर्थ होने चाहिए, जिसके लिए यह जरूरी कि उसमें समुचित व क्षेत्र व पर्याप्त जनसंख्या हो तथा उपेक्षित राजस्व की व्यवस्था हो। निर्णायक पक्ष भाषा ही था। इस संभावना पर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि ऐसा होने से भारतीय सामाजिक जीवन के पहले से ही ढीले ढाले ढांचे में एक विघटनकारी तत्व समाविष्ट हो सकता है। निसंदेह यह योजना लोगों की स्थानीय देशभक्ति को उगाकर उन्हें कांग्रेस के पक्ष में लाने के एकमात्र उद्देश्य से पेश की गई थी। भाषाई प्रांतों का विचार घर कर चुका है और क्रियान्वित करने की मांग इतनी प्रबल और अप्रतिरोधी हो चुकी है कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो उसे इस योजना को क्रियान्वित करने को बाध्य होना पड़ेगा। आज के साथ इतना ही। अगले एपिसोड में